नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त की बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े बीजेपी नेता पीटीएस दुकानदार को सीने में गोली मार दी। घायल बीजेपी नेता पीटीएस दुकानदार का नाम जनार्दन सिंह है, जिसको गंभीर हालत में स्थानीय लोगों ने सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया है। घटना जामो थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव की है। पीटीएस दुकानदार के साथ ही बीजेपी नेता भी बताए जा रहे हैं जनार्दन सिंह अपने दरवाजे पर ही खड़े थे, जिस दौरान दो बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें सीने में गोली मारी और उसके बाद यहां से फरार हो जाते हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और देखिए कैसे इस घटना को अंजाम देकर ये बाइक सवार अपराधी यहां से फरार हो गए। अपने दरवाजे पर ही ये खड़े थे, जिस दौरान इन्हें गोलियां मारी गई। और अपराधी कितने बेखौफ हैं, जरा इसका अंदाजा लगाइए। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। हमले में जनार्दन सिंह गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। दो बाइक और इस दोनों बाइक पर दो अपराधी आपको सवार नजर आ रहे होंगे। अपराधियों की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। आप न्यूज 18 पर इस वक्त, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर इस वक्त आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं और किस तरह से बाइक पर दोनों अपराधी गांव में ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए यहां से फरार हो जाते हैं। इनके पीछे एक शख्स दौड़ता हुआ भी आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन फायरिंग से बचकर यह शख्स दीवार के पीछे छिप जाता है। इस शख्स के हाथ में आपको टांगी भी नजर आ रही होगी, जो इन अपराधियों के पीछे दौड़ लगा रहा है। लेकिन फायरिंग चूंकि बार बार की जा रही थी, अंधाधुंध की जा रही थी, ये शख्स अपनी जान बचाने के लिए दीवार के पीछे भी जाता है। इस घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है और बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला उनके घर के दरवाजे पर ही, जहां पर वो खड़े थे, वहां पर यह ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। सीने में गोलियां दागी जाती हैं और अपराधी यहां से उसके बाद फरार हो जाते हैं। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं अपराधियों की, जो बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। उसके बाद यहां से भाग खड़े होते हैं। जनार्दन सिंह को गोली सीने में मारकर ये अपराधी यहां से भागते हुए भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। वहीं दूसरी तस्वीर अस्पताल की, जहां पहले जनार्दन सिंह को सिवान सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया है। उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। जामो थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर की यह घटना बताई जा रही है, जिस गांव में ताबड़तोड़ फायरिंग अपराधियों की तरफ से की गई। इस वक्त लोग दहशत में हैं और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। दो लोग बाइक से आए और पूछ रहे थे डीलर साहब यहाँ पर कौन है, तो हम बोले वो है। उसके बाद वो कहे वो बैठे थे खाना खाने के लिए, और मैंने खाया नहीं था, बैठे थे खाना फायरिंग करने लगे, गोली मार दी। तो देखिए अपराधी यहां पर पहुंचते हैं, पहले सवाल जवाब पूछताछ करते हैं कि ये शख्स कौन, यानी कि इस नियत से ये यहां पर पहुंचे थे। उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सिवान में कानून का राज नहीं है? सिवान में आखिर पुलिस का इकबाल क्या काम नहीं कर रहा? अपराधियों को जरा भी खौफ नहीं है इनका? और सिवान पुलिस आखिर क्या कर रही है? क्यों अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं? लोगों को आखिर सुरक्षा कौन देगा? यह सवाल आम जनता पूछ रही है कि हम किसके भरोसे हैं, हमें सुरक्षा कौन देगा और किसके भरोसे इस वक्त सिवान की ये जनता है। और हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सिवान से जुड़ गए। मृत्युंजय, कानून का खौफ अपराधियों को नजर नहीं आता और तभी दिन दहाड़े गांव में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है।
जी विवा, देखिए ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि सिवान में अपराधी कितना बेखौफ है। ये जो गोली मारी गई है ये बीजेपी के नेता है और पीडीएस दुकानदार है जनार्दन सिंह। गांव में इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि जिस तरफ से अपराधी अंधाधुंध फायरिंग करते हैं गांव में पूरी तरह से लोग सहमे हुए हैं, दहशत में हैं। और उस वक्त घटना घटती है जब ये द्वार पे खड़े थे तो दो बाइक सवार अपराधी के वहाँ सीने में गोली मार दी। फिलहाल जो स्थानीय लोग हैं घायल पीडीएस दुकानदार और बीजेपी नेता को सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ पे उनकी स्थिति गंभीर देखते हुए जो प्राथमिक उपचार के बाद जो सिवान के डॉक्टर हैं उन्होंने पटना पीएमसी से रेफर कर दिया, जहां स्थिति गंभीर बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से अपराधी बेखौफ है, यह तस्वीर में आप साफ देख सकते हो, बताया नहीं ले काफी है कि कहीं ना कहीं जो पुलिस का जो इकबाल है, जो पुलिस का डर है इन अपराधियों पर नहीं है। तभी जिस तरह से अपराधी आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करके निकल जाते हैं। और अगर हम सिवान के 2-3 दिन की आंकड़ा बता दें तो सिवान जिले में लगातार लूट की घटनाएं के बाद ये आज इस तरह से गोलीबारी की गई है, तो कहीं ना कहीं एक सिवान पुलिस पर सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है कि आखिर अपराधी इतना बेखौफ क्यों है। जी बिल्कुल मृत्युंजय, सवाल इसलिए भी कि क्या घर वालों ने किसी पर कोई शंका जाहिर की है, किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया? जी देखिए, उनके बेटे से मेरी बात हुई है, उनका कहना था कि बगल में किसी से उनके दुश्मनी थी, लेकिन अभी वो क्लियर नहीं कर पा रहे क्योंकि गोली लगी है। सभी लोग अभी इलाज में लगे हुए हैं, वहीं दहशत में भी है। क्योंकि आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये बताने के लिए तस्वीर काफी है कि कितने बेखौफ अपराधी है। हालांकि ग्रामीण इसका विरोध किए, कुछ लोग अपराधी का पीछा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उस गोलियों की तरतराहट से लोग सहम गए और छुपते हुए नजर आए। तो कहीं न कहीं पुलिस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि दिन दहाड़े गोलीबारी की जाती है और अपराधी पकड़ से गिरफ्त से बाहर है, तो आखिर क्या कारण है कि आखिर अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है? लगातार घटनाएं घट रही है, तो कहीं ना कहीं एक पुलिस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर अपराधी इतना बेखौफ क्यों है। जी बिल्कुल, तो घटनाओं को देखिए कहीं और नहीं, घर के दरवाजे के बाहर अंजाम दिया जाता है। अपराधी गांव में घुसते हैं, गांव में जहां पर सकरी गलियां हैं, आपको लोगों की आवाजाही नजर आ रही होगी, ये अपराधी पहुंचते हैं, जिस शख्स को निशाना बनाया गया उनके संबंध में जानकारी लेते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग करके यहां से फरार हो जाते हैं। क्या पुलिस के कोई अधिकारी इस वक्त कोई जवाब देने को तैयार है मृत्युंजय? देखिए, घटना के बाद जो अधिकारी है गांव में पहुंचे हुए हैं और जो परिजन है उनसे जांच पड़ताल कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर कौन अपराधी है। लेकिन आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब इस तरह की घटनाएं होती है तो पुलिस पहुंचते हैं, मामले की तफ्तीश करते हैं और फिर हमेशा की तरह ये जांच में पड़ जाता है। तो कहीं नहीं कि पुलिस को जो एक्टिव होना पड़ेगा, जो अपराधी है उन पर मनोबल जो बढ़ा हुआ है उस पर लगाम लगानी पड़ेगी, तभी जो आए दिन सिवान में घटनाएं हो रही है उस पर अंकुश लग पाएगा। और इस घटनाएं से जो हमारे ग्रामीणों से बात हुई है, ग्रामीण काफी सहमे हुए हैं, काफी डरे हुए हैं कि जिस तरह से अपराधियों द्वारा द्वार पे खड़े डीलर और जो बीजेपी नेता है उनकी गोली मारी जाती है और उसके बाद आराम से जो अपराधी है फायरिंग करते, दहशत फैलाते, फरार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर काफी है बताने के लिए कि जो अपराधी का मनोबल है किस तरह बढ़ा हुआ है, इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, और इस वक्त इन अपराधियों को कानून का जरा भी खौफ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर खौफ होता तो ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से पहले अपराधी 10 बार सोचते। कानून का खौफ क्यों नहीं है? कोई अधिकारी इसे लेकर कुछ जवाब देने को इस वक्त तैयार क्यों नहीं है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और देखिए इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर वो एक्सक्लूसिव तस्वीर जिसमें आपको अपराधी दिख रहे होंगे। गांव की गलियों में, सड़कों पर बाइक पर दौड़ लगाते ये अपराधी द्वार पर खड़े, देखिए अपने घर के दरवाजे पर खड़े हैं जनार्दन सिंह, जो कि पीटीएस डीलर भी हैं, बीजेपी नेता भी हैं, उन्हें निशाना बनाया गया और उसके बाद अपराधी यहां से फायरिंग करते हुए गांव में दहशत फैलाते हुए फरार भी हो गए। लेकिन घटना को अंजाम क्यों दिया गया, ये लोग कौन थे और इनकी गिरफ्तारी कब तक होगी, ये सवाल इस वक्त बना हुआ है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां पर स्वर्ण कारोबारी प्रमोद कुमार से 15 लाख की रंगदारी मांगी गई है। व्हाट्सएप कॉल के जरिए पिछले 31 दिसंबर से रंगदारी मांगी जा रही है और इसे लेकर स्वर्ण कारोबारी ने थाने से लेकर एसपी तक गुहार लगाई है, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। व्यवसायी संघ ने भी एसपी से मिलकर प्रमोद कुमार की सुरक्षा की मांग कर दी है। हालांकि पूरे मामले को लेकर एसपी ने कहा है कि सदर डीएसपी के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया गया है और जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। हर जगह दारू, शराब शराब शराब, जो आज हम लोग टैक्स भरते हैं, दिन रात टैक्स देते हैं, कमाते हैं, 30% टैक्स भरते हैं और हर जगह से फोटो आता है पिस्टल का, कभी आता है रंगदारी टैक्स का। खून खोलता है हम लोग का बाल बच्चा नहीं है, सिर्फ आप ही के बाल बच्चा है। क्या समझ लिए? या तो कहिए आपके बिहार छोड़ दो,
हम 2 दिन के अंदर बिहार छोड़ देंगे। कहां है आपका प्रशासन, कहां है आपका डीएम, कहां है आपका एसपी? आज 9 दिनों से उसका क्यों नहीं खोज पता हुआ? हम बनिए तो क्या हुआ, मर लेंगे, जी लेंगे। 2 गोली खाने के लिए तैयार है आप, 2 गोली देने के लिए तैयार है। सो भी सुन लीजिए आप। बहुत शौक नहीं है कि बिहार में ही रहे। हम लोग क्यों डरते हैं? सिर्फ पिस्टल से डरते हैं। हमको लाइसेंस क्यों नहीं मिलता है? हमको जवाब दीजिए आप। हम लोग चोरी चक्का हैं, साल का 70 लाख टैक्स भरते हैं। मामला हम लोग के संज्ञान में है। इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एसटीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम भी बनाई गई है। टीम लगातार पटना में अपनी छापेमारी कर रही है और इसमें जो पुलिस का अनुसंधान है वो हम लोग कर रहे हैं। जल्द ही इसमें गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों सोई हुई है बेगूसराय पुलिस? क्योंकि जो व्यवसायी हैं उनका आक्रोश साफ नजर आता है। नींद से कब बेगूसराय पुलिस जागेगी? और ऐसे रंगदारों पर जो रंगदारी टैक्स वसूलते हैं, रंगदारी की डिमांड करते हैं, उन रंगदारों पर कब कार्रवाई की जाएगी? और ऐसे रंगदारी मांगने वाले सलाखों के पीछे जेल कब पहुंचेंगे? ये अपने आप में एक गंभीर और बड़ा सवाल। व्यवसायियों को सुरक्षा क्यों नहीं मिलती है? कानून व्यवस्था पर पुलिस लापरवाह क्यों है? बेगूसराय के बांसवारी में पेड़ पर इंटर की छात्र का शव बरामद किया गया, लटका हुआ। घटना बरौनी के मिर्जापुर चांद गांव की बताई जाती है। मृतक की मां ने गांव के ही त्रिवेणी सिंह और उनके घरवालों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक की मां का कहना है कि त्रिवेणी सिंह के घरवालों ने खेत में मिट्टी की कटाई की थी, लेकिन उन्हें आशंका थी कि मृतक सुमंत कुमार ने इसकी जानकारी कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह को दी थी। इसी से नाराज त्रिवेणी सिंह और उनके घरवालों ने इंटर के छात्र सुमंत पासवान की हत्या कर दी। हमरा वो मार के टांग देलकै हमरा बेटा के, मार के हमरा टांग देलकै हमरा बेटा के, बुझलखिन? हमर बेटा अपने परीक्षा दे के अइले, हमर बेटा फांसी लगेते। हमर बेटा ने चोर ने छिनार कुछ नहीं। हमर बेटा एकदम ईमानदार शरीफ, सबके तो पूछ लो। त्रिवेणी सिंह, बंसी सिंह, अंजनी के बेटा निकिया भिकिया, त्रिवेणी सिंह ओकर बेटा सब मिलकर हमरा बेटा के मारलकै। समस्तीपुर के हलई ओपी इलाके में एक लड़की की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। हत्या के बाद लड़की के शव को दुपट्टे से बांधकर लटका दिया गया। परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जाहिर की है। लड़की के घर में अकेली रहने की बात सामने आ रही है। पिता ने गांव के ही एक युवक पर रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। रेप की पुष्टि के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन परिजनों का आक्रोश इस वक्त साफ नजर आता है। 1:30 बजे के देखने के बाद पता चला कि सही जो है इसका हत्या किया गया है, मतलब कि पंखा में लटकाया गया है। अब किस प्रकार लटका है ये तो खैर सब पता चलेगा। अररिया की परमान और बखरा नदी से लगातार अवैध बालू और मिट्टी का खनन जारी है। हालांकि नदियों ने ज्यादातर मिट्टी यहां से इन नदियों से उठाई जा रही है, जिसका इस्तेमाल रेलवे और दूसरी सरकारी योजनाओं में भी किया जा रहा है। साथ ही इलाके के लोग भी लगातार अवैध मिट्टी कटाई में जुटे हुए हैं। जायजा लिया संवाददाता सतीश कुमार मिश्रा ने। अररिया में परमान नदी की सूरत बिगाड़ने में जो खनन माफिया हैं कोई कसर छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन बिल्कुल मौन है। तस्वीर जो है अररिया के परमान ब्रिज की है और यह नदी जो है परमान नदी है। दूसरी तरफ हम दिखलाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रकों से, ट्रैक्टर से और हाईवे से लगातार जो है मिट्टी का जो खनन है इस नदी से वो लगातार जारी है। इससे समझना मुश्किल नहीं है कि किस तरीके से जो प्रशासन है वो खनन को लेकर यहाँ पर एक्टिव। हम कोशिश करते हैं जो ट्रक ड्राइवर हैं उनसे जानने की कि आखिर जो है वो किधर जाना चाह रहे हैं, ये मिट्टी कहाँ जा रही है, उनसे जानते हैं। ये बताइए मिट्टी कहाँ जा रहा है भैया? मिट्टी टूल टैक्स में जा रहा है, गिदरिया मतलब ओवर ब्रिज बन रहा है। गिदरिया ओवर ब्रिज में? हाँ, रेलवे वाला ओवर ब्रिज बन रहा है। सरकारी काम है। हाँ। तो नदी से तो खनन
अब नदी से बालू ले जा रहा है ना? मिट्टी 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 ले जा रहा है नदी से। प्रशासन का ही काम है। हाँ, प्रशासन का ही, सरकारी काम है, सरकार का काम। रेलवे वाला में मतलब माल ओवर ब्रिज बन रहा है। तो तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यह जो हाईवा है, जो गिदरिया अररिया का जो गिदरिया है, वहाँ पर जो ओवर ब्रिज बन रहा है, वहाँ पर इस मिट्टी को भेजा जा रहा है। जो ड्राइवर है उनका साफ तौर पर कहना है कि इस काम सरकारी है, लेकिन दूसरी तरफ जो खनन विभाग जो लगातार दावा करता है कि खनन माफियाओं पे उन्होंने नकेल कस दी है, लेकिन सरकारी काम में ही इस परमान नदी से लगातार अवैध खनन जारी है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, अररिया। अररिया एसडीपीओ का कहना है कि बालू माफिया पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वो त्रिशूलिया घाट से जब गए थे तो देखे कि वो जो है कुछ ट्रैक्टर लगा हुआ था और किसान लोग हैं वहाँ पर जो अपना बालू क्या है, यहाँ पर बालू को ऐसा माने कि सो रेड नहीं है, वो बल्कि मट्टी टाइप का बालू है जो भरने उड़ने के काम में आता है। ले जा रहा था तो ट्रैक्टर को जब्त किया गया। खनन विभाग को इसको सूचना दिया गया, उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। किसान लोग बोले कि हम लोग जो है इस ज़मीन में खनन विभाग से इसको हम लोग लीगल करवाने के लिए भी आवेदन दिए हैं। तो संबंधित पदाधिकारी को हम लोगों ने कहा किसान को बात कर लेने के लिए, और जो संबंधित ट्रैक्टर है उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। बिहार में एक बार फिर से पुलिस पर हमला किया गया है, लेकिन इस बार किसी शराब माफिया ने नहीं, बल्कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले अतिक्रमणकारियों ने। पश्चिम चंपारण में अतिक्रमण हटाने के दौरान भारी हंगामा किया गया, मारपीट और पत्थरबाजी की गई। यहां अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर अतिक्रमणकारियों ने देखिए कैसे हमला किया। घटना भारत नेपाल सीमा पर स्थित मैनाटांड के इनरवा बाजार की है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। पुलिस ने 6 जनवरी को अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस भी दे रखा था, इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया और मंगलवार को जैसे ही पुलिस और प्रशासन की टीम यहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचती है, इस अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंचती है, लोग गोलबंद होने लगे और प्रशासन की टीम जैसे ही मस्जिद के पास पहुंचती है, ईदगाह की अवैध दीवार को तोड़ने लगती है, वैसे ही लोगों की तरफ से पथराव शुरू कर दिया जाता है, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। पुलिस वहां खुद को बचाती हुई नजर आई। लाठी डंडों से लैस लोगों ने पुलिस और प्रशासन की टीम पर ही हमला कर दिया और प्रशासन की टीम को वहां से लौटना पड़ा। अतिक्रमण का काम फिलहाल रोक दिया गया है और घटना के बाद इलाके में कई थानों की पुलिस इस वक्त कैंप कर रही है। पुलिस पथराव करने वालों की पहचान की कोशिश में भी जुटी है। तो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है और देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आप खुद भी ये सोचने पर विवश हो जाएंगे कि सरकारी जमीन जो कि आपके इलाके में विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उसी सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण कर लिया जाता है। इस निर्माण को तोड़ने के लिए जब टीम पहुंचती है तो लोग कैसे कानून की ही धज्जियां उड़ाते हैं। कानून का डर इन लोगों को नजर नहीं आता है और यहां पथराव किया जाता है। पुलिस और प्रशासन की टीम पर पत्थरबाजी, लाठी डंडे, जिसके हाथ जो लगा वो भीड़ का हिस्सा बनकर पुलिस पर ही पथराव शुरू कर देते हैं। उन पुलिस टीम को ही दौड़ाने की कोशिश की जाती है। फिलहाल यहां पर इस अतिक्रमित जमीन को खाली कराने को लेकर पुलिस ने यह कहा है कि हालात सामान्य होने के बाद यह कार्रवाई एक बार फिर से शुरू की जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने जहां तक अतिक्रमण होने का निशान लगाया था, उससे ज्यादा हिस्सा तोड़ा जा रहा था, जिसे लेकर बवाल किया गया। पथराव इस वजह से हुआ है कि यहाँ पे जितना नापी था पहले उतना दे दिया गया था, हम लोग दे दिए थे तोड़ने के लिए, अपने हाथ से तोड़ना चालू कर दिए थे हम लोग। फिर उसके बाद में और उधर से मतलब कुछ लोग आए, फिर आगे मतलब 2-3 हाथ तोड़ने लगे। उसके बाद में कुछ बच्चे थे वो बोले, उसके बाद में पथराव चालू हो गया। पश्चिम चंपारण में पुलिस पर हमला किया गया और हमला अतिक्रमणकारियों की तरफ से किया गया, जिनकी निंदा होनी चाहिए।
ये कहीं से भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इस पर सियासी गलियारों में अवैध दीवार को तोड़ने पर भी सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने जहां अवैध दीवार को तोड़ने की घटना को सही करार दिया, वहीं जेडीयू और आरजेडी इस पूरे मामले में लीपापोती में जुट गई है। अगर धार्मिक स्थलों पर अगर अतिक्रमण हटाया जाता है तो स्वाभाविक है कि वहाँ बवाल होंगे, लेकिन लोगों की सहमति से ही कार्रवाई करनी चाहिए। और अक्सर देखा जाता है कि धर्म विशेष के जगहों पर, मस्जिदों में, मंदिरों में अतिक्रमण हटाने को लेकर के प्रशासन जो कार्रवाई करती है वहाँ बवाल होता है। ये प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि उसे शांत कराया जाए। भाई, जब अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है तो ये कहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रशासन को ये ज़रूर चाहिए कि ऐसे सेंसिटिव जगहों पर इस तरह की कार्रवाई करने के पहले वहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस में ले लें, उसके बाद ये कार्रवाई करें। गैर कानूनी ढंग से बनाए हुए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी समाज के हो, किसी को यह अधिकार सरकार नहीं देती है। तो सरकारी संपत्ति का उपयोग कीजिएगा। आप जो है एंक्रोचमेंट, जब रोड सड़क पर आप जो घर मंदिर मस्जिद बनाइएगा तो सरकार उसको हटाएगी ही, और इसका विरोध करना सरासर गलत है। कटिहार में भवन निर्माण विभाग में टेंडर मैनेज करने का आरोप लगा है। यह आरोप सत्ताधारी दलों ने ही लगाया है। भवन निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर अपने पसंदीदा ठेकेदारों को काम देने का आरोप लगा है। इसके लिए गुपचुप तरीके से टेंडर दिए जा रहे हैं या फिर काम शुरू होने के बाद टेंडर की कागजी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। पूरे मामले पर आयुक्त ने जांच की बात कही है। इसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राकेश रंजन जी है। यह अपने चहेते ठेकेदार को सिर्फ काम देने का काम करता है, कोई टेंडर नहीं निकालता है। अभी अनुमंडल कार्यालय में काम चल रहा है, इसका भी कोई टेंडर नहीं हुआ। कोषागार कार्यालय है, निर्वाचन कार्यालय है, यहाँ भी बिना टेंडर का अपने चहेते ठेकेदार को मोटी रकम लेकर के काम देने का काम किया है। बिहार वित्तीय नियमावली भवन निर्माण की जो कार्य प्रणाली है उसके अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल इसको रोक है उस पर। अगर ऐसा हुआ है तो उसकी जांच की जाएगी। कटिहार भवन निर्माण विभाग में मैनेज टेंडर के आधार पर एक बड़ा रैकेट चल रहा है। इस रैकेट को लेकर सबसे बड़ा सवाल सत्ता पक्ष के लोग ही उठा रहे हैं। जो सवाल विपक्ष को उठाना चाहिए वो सवाल सत्ता पक्ष के लोग ही उठा रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं गड़बड़ झाला कितना बड़ा है। जदयू का जिला उपाध्यक्ष और भाजपा नेता भी इस मामले पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि जब काम हो जाता है उसके बाद निविदा निकाला जाता है और उसके बाद पेन एंड पेपर में उस प्रक्रिया को सही कर दिया जाता है। हालांकि जो प्रमंडल आयुक्त है इस विषय पर अब जांच का आश्वासन दिए हैं। निश्चित तौर पर जांच के बाद ये बड़ा रैकेट जो चल रहा है इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और बड़ी खबर नवादा से आ रही है, जहां शराब लदी एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। पिकअप के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद शराब की बोतलें सड़क पर देखिए कैसे बिखर गई हैं और इसके बाद शराब को लूटने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। नवादा गया पथ पर शहर के बिजली ऑफिस के पास यह हादसा हुआ। शराब तस्करों ने चिप्स के नीचे शराब को छिपा कर रखा था, लेकिन वैन सड़क पर पलट जाती है और जैसे ही ये बात लोगों को पता चलती है पिकअप वैन में शराब लोड है, इस शराब की लूट के लिए लोग यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। आसपास के इलाके के लोग शराब लूटते हुए आपको नजर आ जाएंगे और देखते ही देखते कई पेटी शराब यहां से लूट कर लोग अपने साथ ले गए। हालांकि मौके पर हाईवे पेट्रोल और नगर थाना की गश्ती दल लोगों को शराब लूटने से रोकती हुई दिखी। फिलहाल नगर थाना के पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम शराब तस्करों का पता लगाने में जुटी है। पिकअप पलट गई है यहाँ पे और ये पिकअप गया की ओर से आ रही थी और हो सकता है संभवतः ये कट रास्ता से भी आ सकता है झारखंड से जी। और ट्रक पिकअप पलटने के बाद सूचना के आधार पर थाना के लोग भी पहुंच गए, हम लोग भी साइज के टीम भी पहुंच गई है। उसमें शराब, विदेशी शराब पाया गया है, बहुत सा विनष्ट हो चुका है, उसकी गिनती अभी पूरी तरह से नहीं हो पाई है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।